हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 7 के JEE नीट लेवल के कुछ 30 क्वेश्चंस कर दिए। फ्रॉम टुडे 31, जस्ट रीड द क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल concentric rings, each of mass m and radius r, are placed perpendicularly. What is the moment of inertia about axis of one of the ring? देखो यहाँ पर क्या सिचुएशन दे रखी है हमें कि टू रिंग्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मींस इफ वी कंसीडर दिस वन इज द वन रिंग एंड दिस वन इज द सेकंड रिंग, ओके, एंड कोसेंट्रिक सेंटर दोनों के सेम प्लेस पर, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस वन ऑफ इट्स रिंग, मतलब कोई भी रिंग के अलोंग हम उसकी एक्सिस ले सकते हैं। इफ वी कंसीडर सपोज दिस वन इज द एक्सिस, देन फर्स्ट रिंग के लिए उसका डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर से पास होती एक्सिस, और सेकंड रिंग के लिए उसकी परपेंडिकुलरली टू द प्लेन होगा। अगर तुम ये एक्सिस ले लो तो इसका ये अलोंग विद डायमीटर होगा और इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी एक एक्सिस से बोल रखा है। चलो फर्स्ट के लिए अगर हम कर दें, देन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सोचे तो चलो ऐसा लिख देते हैं I1 प्लस I2, देन इसका along with its diameter, तो along with its diameter मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 एंड इट्स परपेंडिकुलर, सेकंड के लिए उसकी परपेंडिकुलर प्लेन होगा, तो परपेंडिकुलर के लिए होता है ओनली mr²। बस ये समझ में आना चाहिए, बाकी तो ये पूरा इजी है। अब अगर एलसीएम लोगे देन इट इज 3/2 mr²। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर सिचुएशन दे रखी है हमें कि बोथ रिंग्स आर परपेंडिकुलर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस वन ऑफ द रिंग, तो वन ऑफ द रिंग मतलब कोई भी से ले सकते हो। अगर तुम सेकंड की एक्सिस कंसीडर करो तो सेकंड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना होगा along with its diameter, तो फर्स्ट में उसकी एक्सिस जो हो जाएगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो भी आंसर तो यही आएगा, इट इज 3/2 mr²। ओके, चलो नेक्स्ट। तो वन पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ with angular momentum L. If its frequency may double and kinetic energy half, then new angular momentum will be. That means our interest, initially our interest to remember the relation between kinetic energy and angular momentum. देखो ऐसा रिलेशन है, तो kinetic energy की फॉर्मूला है हमारे पास, जिसे लीनियर में याद करो हाफ mv², then here half I ω²। ओके, अब यहां पर हमें बोल रखा है कि फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना और हमें न्यू एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो एक फॉर्मूला होता है हाफ mv², उस हिसाब से हुआ हाफ I ω²। दूसरा होता है एज ए फॉर्मूला p²/2m, then we can say as a p की जगह पर L²/2I, तो दूसरा फॉर्मूला होता है L²/2I, जैसे होता है p²/2m। जैसे यहाँ पर I मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड करो, तब बोल सकते हैं कि here m is equal to I ओमेगा। ओके, क्लियर। लेकिन यहां पर हमें रिलेशन चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। तब यहां पर ये जो है इसमें एक ये भी चीज हम कर सकते हैं कि जो L इज इक्वल टू I ओमेगा है, तो उसको L लिखो, एक ओमेगा कर दो, ओमेगा को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, देन I ओमेगा एक हो जाएगा L और दूसरा रहेगा ओमेगा। ओके, देन एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला होगी इट इज 2k/m²,
अपॉन ओमेगा। क्लियर? अब देखो न्यू एंगुलर मोमेंटम करना है, देन 2 as it is k काइनेटिक एनर्जी हाफ, मतलब इट इज k/2। फ्रीक्वेंसी में डबल, फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी डबल ही होगी, बिकॉज ओमेगा इज ऑल्सो 2 पाई न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, तो वो डबल करोगे तो इट इज 2 ओमेगा। तो यहां पर फॉर्मूला मिलेगा हमें एल डैश के लिए 2 k अपॉन 4 ओमेगा, एंड 2k अपॉन ओमेगा जो होगा दैट इज द L, दैट मीन्स न्यू एंगुलर मोमेंटम इज L/4। क्लियर? तो व्हेनेवर फ्रीक्वेंसी में डबल, काइनेटिक एनर्जी हाफ, देन इट्स न्यू एंगुलर मोमेंटम इज क्वार्टर ऑफ इनिशियल। ओके, तो यहाँ पर ये एक रिलेशन तुम्हें याद करना पड़ेगा, तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, चलो वीडियो पॉज करके लिख दो इतना। ओके, सी द नेक्स्ट। A disk having mass m and radius r is rotating with angular velocity omega. The another disk of mass 2m and radius r/2 is placed coaxially on the first disk gently. Gently means यहाँ पर हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क नहीं लगाना है, बस ऐसे ही डायरेक्ट एक के ऊपर दूसरी जो डिस्क है उसको सिर्फ रख देना है, प्लेस कर देना है ऐसे gently without applying any external force or torque. The angular velocity of the system will be, हमें चाहिए the new angular velocity of the system. तो ये जो gently बोला है मतलब without applying external torque, that means in absence of external torque we can say the law of conservation of angular momentum is conserved. तो एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व हुआ तो क्या बोल सकते हैं हम ऐसे I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ऐसे जो भी हमारे पास MCQ आए कि वन सिस्टम प्लेस ऑन अनदर सिस्टम एज ए जेंटली या फिर एज ए डायरेक्टली या विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स या इग्नोर द एक्सटर्नल टॉर्क, ऐसा कुछ भी वर्डिंग हो तो ये हम लो लगा सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब इनिशियली तो एक ही डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इट इज हाफ mr², और इनिशियली जो है वो तो एंगुलर वेलोसिटी उसकी ओमेगा ही है, ये इनिशियल हो गया। अब फाइनल के लिए, तो फाइनल में अब जो सिस्टम है वो दो से बनी है, एक इनिशियल और दूसरा जो है जिसका मास 2m एंड रेडियस r/2 है। दैट मींस ओमेगा 2 जो हमें फाइंड करना है, अब इसमें एक का हो जाएगा हाफ mr² प्लस हाफ मास में आ जाएगा 2m एंड जो रेडियस दैट इज r/2, तो r/2²। फॉर्मूला तो हमें हाफ mr² ही करना है। ओके, देन हियर हाफ mr² ओमेगा इज इक्वल टू हाफ mr² प्लस, ये देखो यहाँ पर ऐसे हम 2 कैंसिल कर सकते हैं एंड mr²/4 हो जाएगा, we can say 1/4 mr² ओमेगा 2। क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4, ये 2 कैंसिल, देन mr²/4। तो पहले यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो, देन हाफ mr² ओमेगा इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर 4 करना है तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन 2 mr² इट इज 3mr²/4 ओमेगा 2। ओके, देन mr² कैंसिल, यहां से 2 कैंसिल कर सकते हैं,
Then what about the omega 2? It is 2/3 omega. इसका मतलब the new angular velocity of the system is 2/3 of the initial. ऐसा भी हम बोल सकते हैं. आया समझ में? बस apply the law of conservation of angular momentum because it is placed gently without applying external torque. Then moment of inertia याद करो इसका हाफ एम आर स्क्वायर. तो यहाँ पर एक हाफ एम आर स्क्वायर और दूसरे के लिए हाफ एम आर स्क्वायर, लेकिन मास डबल रेडियस हाफ है. बस फिर कैलकुलेशन कर दो. देन न्यू का होगा 2/3 ऑफ इनिशियल. ओके चलो नेक्स्ट. कुछ डायग्राम दे रखा है कि पार्टिकल m इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v पैरेलल टू द x एक्सिस. x एक्सिस से वो पैरेलल जा रहा है. Okay, in a xy plane, as shown in the figure, calculate angular momentum with respect to origin at any instant. हमें चाहिए angular momentum. तो देखो यहाँ पर जो भी पार्टिकल है उसका मास हम m यहाँ पर कंसीडर कर देते हैं. तब जो angular momentum है, तो angular momentum का फॉर्मूला होता है r क्रॉस p, है ना, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बोल रखा है हमें यहाँ पर. तब एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पर हम ओरिजिन से कंसीडर करते हैं ऐसे थियरी में, देन एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू r क्रॉस p. अब जब कभी भी ऐसे r क्रॉस p होता है क्रॉस प्रोडक्ट, देन आंसर के लिए हम डिटरमिनेंट लेते हैं. इट इज i j n k. r के लिए xy and moving in xy plane, तो इसका z तो 0 होगा. द सेम थिंग p जो है px py और इसका pz भी 0 बिकॉज पार्टिकल मूविंग इट्स पैरेलल टू द x एक्सिस. तो xy प्लेन में इसलिए px py करेंगे. चलो पहले इसका आंसर ले लेते हैं. देन i करें. हमें पता है डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं. अगर i लिखेंगे तो रो और कॉलम करके इसका क्रॉस, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. ओके फिर माइनस j करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0. समझ में आ रहा है? इनके कैरेट करेंगे तब ये और ये कॉलम छोड़ दे तो ये होगा हमारे लिए x py माइनस y px. ओके तो ये तो ऐसे ही 0 है. देन एंगुलर मोमेंटम के कैरेट तो होगा. अब x py जो है यहां पर हम बोल सकते हैं कि हियर जो py है, देन py इज 0. मोमेंटम अलोंग y एक्सिस में तो है ही नहीं, पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू द x एक्सिस बोला. देन y एक्सिस में तो मोमेंटम होगा ही नहीं, उसका वेलोसिटी ही नहीं है, तो py भी 0. एंड जो px है तो px हमारे लिए हो जाएगा mv, वेलोसिटी अलोंग विथ x एक्सिस, एंड मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. एंड जो y है तो y की वैल्यू हो जाएगी b. ओके देन एंगुलर मोमेंटम इज k कैरेट. ये तो 0 हो गया तो आगे माइनस, इट इज b mv k कैप. तो y के लिए b मोमेंटम m इंटू v एंड k कैरेट तो है और आगे की माइनस साइन, ये तो 0 हो गया, py 0 इसलिए. देन एंगुलर मोमेंटम इज माइनस b mv k कैप. चलो लिख दो ये. तो सीधा नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है जूल इनटू सेकंड. इट इज सेकंड. जूल इनटू सेकंड इज ए यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी. मोमेंटम का, वर्क, एंगुलर मोमेंटम और प्रेशर सभी का यूनिट याद करो. फॉर द मोमेंटम यू कैन से मोमेंटम का होगा kg मीटर पर सेकंड. ओके वर्क का हो जाएगा ओनली जूल, जूल इनटू सेकंड नहीं. हाँ? और प्रेशर
उसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम L, तो L का होता है R क्रॉस P, R इंटू P, मतलब kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जूल इंटू सेकंड, तो जूल मतलब किसका होता है, वर्क का, और ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो जूल होगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, मीन्स kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इट इज सिमिलर टू द एंगुलर मोमेंटम। ऐसे तुम कोई भी अलग यूनिट दे रखा है उसके बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करो, गिवन का सभी बेसिक यूनिट जो है वो याद करो, इजीली मिल जाएगा। ओके, तो जूल इनटू सेकंड इज अ यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, और एक और है इसमें, अगर एक्स्ट्रा में याद रखो, आगे आएगा 12th में, कि एक क्वांटिटी है प्लैंक कांस्टेंट। देन प्लैंक कांस्टेंट जो h से हम डिनोट करते हैं, इसका यूनिट भी होगा जूल इनटू सेकंड, तो जिसकी हमें इक्वेशन कर रखी है E इज इक्वल टू h न्यू करके। याद करो सेकंड चैप्टर में है कि एनर्जी E इज इक्वल टू h न्यू, h इज अ प्लैंक कांस्टेंट, तो क्या बोलते हो, h इज इक्वल टू E अपॉन न्यू। E का यूनिट होता है जूल, और इसका फ्रीक्वेंसी मींस हर्ट्ज, अदरवाइज 1 अपॉन सेकंड, तो 1 अपॉन सेकंड क्या होता है, फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, जूल इनटू सेकंड। ओके, देन एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट दोनों का यूनिट सेम होता है। जैसे कभी भी पेयर में पूछे कि ऐसे कौन सी पेयर है जिसका ये यूनिट सेम है, तो एक पेयर हो गया एज एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड एज ए टॉर्क एंड वर्क, उसका भी ऐसा डायमेंशन सेम होता है, यूनिट सेम होता है। एक और भी हमने डिस्कशन कर लिया एज ए मॉड्यूलस के टर्म्स में, हाँ, एज ए स्ट्रेस, तो स्ट्रेस जो है इज सिमिलर टू द प्रेशर। तो ऐसे बहुत सारे हमें धीरे धीरे जैसे चैप्टर्स बढ़ेंगे हमें अलग अलग क्वांटिटीज मिलेंगी, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक न्यू पेयर याद रखो कि एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट हैविंग सेम डायमेंशन, सेम यूनिट जूल इनटू सेकंड। ओके, नेक्स्ट, द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय अल्फा इज इक्वल टू 4a माइनस 3bt स्क्वायर। ऐसा कुछ हमें एक्सेलरेशन दे रखा है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमें दे रखी है ओमेगा नॉट, देन इट्स वेलोसिटी मींस एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t विल बी, हमें अल्फा से एंगुलर वेलोसिटी तक जाना है, तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा क्या होता है, d ओमेगा अपॉन dt, इट इज 4a माइनस 3bt स्क्वायर। अब d ओमेगा को अगर सब्जेक्ट कर दे तो 4a माइनस 3bt स्क्वायर dt, टेक इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ओमेगा मिल सकता है। देन टेक द इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ this one with respect to dt, integration of d omega is omega, और अब इसका इंटीग्रेशन तो 4a कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब with respect to टाइम is t raised to 4/4, 3b कांस्टेंट, t स्क्वायर का होगा t क्यूब by 3, then it is 4 cancel, 8 e raised to 4 minus bt cube, this is the final one। इनिशियल दे रखा है तब वो वेलोसिटी क्या होगी, तो जो फाइनल है जो मिले उसमें इनिशियल हम ऐड कर देंगे। मतलब अब अगर हम बोले कि फाइनल जो ओमेगा करेंगे
तो वो ओमेगा और इनिशियल ऐड होकर ये हमें फाइनल मिलेगा 8 माइनस बी डी क्यू। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है, इनिशियल अगर 0 है देन फाइनल दिस मच, अगर इनिशियल है तो जो मिले उसमें इनिशियल ऐड कर दो, दिस इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओके, चलो वीडियो पॉज करके ये लिख दो, कंप्लीट करो इतना। Okay, see the next. Two wheels of radii in the ratio 1:3 are connected by common belt. If the smaller wheel is accelerated from the rest at a rate 1.5 radian per second square for 10 seconds, find the velocity of the bigger wheel. मतलब यहाँ पर ऐसे हमें टू व्हील्स दे रहे थे, चलो एक हम बोल देते हैं ये और दूसरा ये, दे आर कनेक्टेड बाय द कॉमन बेल्ट, कुछ ऐसे। ओके, एंड इफ द स्मॉलर व्हील इज एक्सेलरेटेड एट द रेट और फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसके लिए स्मॉलर का R2 बोल देते हैं रेडियस, बिगर का R1 कर देते हैं। ओके, अब ये जो इनिशियली एट रेस्ट देन ओमेगा नॉट इज 0 एंड इट एक्सेलरेटेड विद द एक्सेलरेशन 1.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बिगर व्हील। इसकी हमें ऐसे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो चलो पहले इसकी अगर हम एंगुलर वेलोसिटी कर दें देन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये तो 0 दे रखा है, चलो इसके लिए 2 बोल देते हैं। ओके, देन अल्फा 1.5 और टाइम कितना है 10 सेकंड, मतलब व्हाट अबाउट द ओमेगा 2, इट इज 15 रेडियन पर सेकंड। अब दोनों ऐसे कॉमन बेल्ट से कनेक्टेड है, इसका मतलब दोनों की लीनियर वेलोसिटी सेम होगी, है ना, दे आर कनेक्टेड बाय द कॉमन बेल्ट, तो दोनों की जो भी लीनियर वेलोसिटी है v सेम होगा, बिकॉज v इज इक्वल टू r ओमेगा। ओके, देन वी कैन से v1 इज इक्वल टू v2, क्योंकि दोनों ऐसे कॉमन बेल्ट से कनेक्टेड है इसलिए बस v1 बोल सकते हैं r1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू r2 ओमेगा 2। हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ द बिगर व्हील, मतलब ओमेगा जो हमें चाहिए, देन ओमेगा 1 इज इक्वल टू r2 बाय r1 ओमेगा 2। ओके, चलो अब r2 बाय r1, तो r2 किसके लिए, स्मॉलर के लिए, r1 किसके लिए, बिगर के लिए, तब जो r2 बाय r1 है तो स्मॉलर, अब इसका रेडियस हमें दे रखा है 1:3, तो 1 जो होगा वो स्मॉलर का होगा और 3 जो होगा वो बिगर का होगा, मतलब ऐसे बोल सकते हैं 1/3 into 15, इट इज 5 रेडियन पर सेकंड। समझ में आ रहा? ये जो हमें रेडियन दे रखा है उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन 1:3 बोला है, इसका मतलब जो स्मॉलर है उसका 1 होगा रेडियस, तो बिगर का 3 टाइम्स होगा, तो ये 1/3 इट इज 5 रेडियन पर सेकंड, दैट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बिगर व्हील इज 5। तो ऐसा ही होगा कि ये जितनी स्पीड से घूमेगा उससे तो इसकी स्पीड थोड़ी कम ही होगी, क्योंकि दोनों की लीनियर वेलोसिटी सेम है, तो जिसका रेडियस लार्ज होगा उसकी स्पीड कम होगी, ये दोनों सेम है इसीलिए। ओके, देन ओमेगा 1 बिगर का होगा 5 रेडियन पर सेकंड। चलो ऐसे कुछ नेक्स्ट, 4 thin rods of mass m and length l form a square frame, मतलब ऐसा कुछ बोल दिया हमने कि ऐसे जो भी रोड है उससे कुछ हमें फ्रेम बनानी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्रेम अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर प्लेन इज, मतलब अगर यहाँ पर हम सेंटर सोचे तो इसके परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस अगर हम सोचे तो इसका हमें अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए।
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया r, चलो यहां से ये डिस्टेंस हम बोल दें तो ये तो हाफ ही होगा, इट इज l/2। अब ये देखो, तो ये जो रोड है उसकी भी लेंथ l और यहां पर इसका सेंटर होगा, देन वी कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? I is equal to IC plus MD²। लेकिन ये तो सिंगल के लिए होगा, ऐसे ही 4 रोड्स, ये डिस्टेंस भी l/2 होगा, ये भी l/2, ये भी l/2। इसीलिए अगर हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना है तो इनटू 4 कर देंगे, आ रहा है समझ में? देन 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड पासिंग एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो L लेंथ का रोड का क्या है? ml²/12 है ना, ये तो मास m, d² डिस्टेंस हो गया l/2 का स्क्वायर। क्लियर? देखो फिर से हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द फ्रेम एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर ये प्लेन सोचो तो इसके परपेंडिकुलर, तो इससे हमें और ये रोड से ऐसे हमें पैरेलल मिल सकता है, ठीक है? ऐसा इसमें भी ऐसा होगा, यहाँ पर भी ऐसे, तो चारों ऐसे में पैरेलल एक्सिस ही हो जाएगी, इसलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। सेंटर का होता है रोड का ml²/12 और md² के लिए डिस्टेंस d/2 हर एक के लिए। ओके, चलो बस अब कैलकुलेशन कर लो। देन I is equal to 4, it is ml²/12। लेंथ में तो जो भी तुम कंसीडर करो, कैपिटल स्मॉल चलता है, ml²/4। तो यहाँ पर 12 करने के लिए 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 + 1 4, देन 4 × 4 ml²/12, तो ये हो जाएगा 3, then it is 4/3 ml²। बस यहाँ पे याद रखो कि इसको तुम्हें 4 टाइम्स करना है। लास्ट में तुम 4 टाइम्स करो, एक का लेके या डायरेक्ट करो तो भी चले, लेकिन 4 टाइम्स तुम्हें करना है, वो याद रखना है, अदरवाइज आंसर जो है वो रॉन्ग आएगा। क्लियर? तो चलो लिख लो इतना। See the next. A speed of a homogeneous solid sphere after rolling down an inclined plane of vertical height h from the rest without sliding is। इसका मतलब कि अगर हम डायग्राम इमेज करें तो कुछ ऐसा कि ये हाइट h, यहां से जो भी सॉलिड स्फीयर है वो ऐसे रोल कर रहा है विदाउट स्लाइडिंग, एंड व्हेनेवर इट रीच अप टू द बॉटम इट्स वेलोसिटी क्या होगी? तो हमारे पास फॉर्मूला है वैसे कि द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं हम फॉर द इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लाइडिंग, विदाउट स्लिपिंग, है ना? mgh is equal to half mv² लीनियर काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ओके, चलो अब ये जो भी वेलोसिटी हमें चाहिए तो mgh के लिए ये हाफ mv² प्लस हाफ, यहाँ पर सॉलिड स्फीयर हमें दे रखा है, देन व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर? सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr² एंड ओमेगा होता है v/r, then v²/r²। Okay, then mgh is equal to half mv² plus, यहाँ पर अगर ऐसे 1/2 कैंसिल भी कर दे, चलो यहाँ पर अदरवाइज ऐसे रख दो कि 1/2 and r² कॉमन, it is 2/5 mv²। Okay, then we can common out half mv², then half mv² common 1 plus 2/5, then m cancel। Okay, यहाँ पर बोल देंगे gh is equal to v²/2 और
और ये हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 5 + 2 7, 7/5 मतलब 10, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू 10gh/7. Then what we can say about the v? √10gh/7. हमें आंसर जो है वो gh के टर्म्स में इसलिए ये कर सकते हैं, बहुत बार वैसे तो कैलकुलेशन की है इसमें. ओके, then velocity at the bottom is 10gh/7 for the solid sphere. ओके, चलो नेक्स्ट कुछ ऐसा ही है. The moment of inertia of the body about an axis is 1.2 kg into meter square. Initially at rest. In order to produce the rotational kinetic energy 1500 joule, the angular acceleration of 25 radian per second square must be applied about that axis for a duration of. इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए टाइम कितना हमें चाहिए कि कितने टाइम तक इसके ऐसे करने से एंगुलर एक्सेलरेशन इतना हमें मिलेगा. ओके, तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, जिससे टाइम मिल सकता है. इनिशियल तो 0 है. ओके, देन ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी, देन वी कैन से टी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन अल्फा. अल्फा तो है हमारे पास, अब अगर हमें ओमेगा मिल जाए तो ये हो सकता है. तो उसी के लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दे रखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1.2 kg मीटर स्क्वायर, जो इनिशियली एट रेस्ट पर है, और उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट. देन व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ओके, देन मेक सब्जेक्ट ओमेगा स्क्वायर, इट इज 2k अपॉन i. चलो इसकी कैलकुलेशन कर दो. 2k मतलब 1500, i कितना है 1.2. तो इसको ऐसा कर सकते हैं 1500 और ये पॉइंट इधर जाने तो 000 और ये हो जाएगा नीचे 6 क्योंकि 2/12 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा. ओके, अब ऐसे इसको 6 से डिवाइड करो तो 6 से डिवाइड ये हो सकता है, डिवाइडेड बाय 6. और 2 0 और आएंगे. ओके, देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2500. तो इसका रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 50. तो इट इज 50 रेडियन पर सेकंड. देन व्हाट अबाउट द टाइम? ओमेगा हुआ 50, अल्फा है 25. देन टाइम हुआ हमारे लिए 2 सेकंड. तो 2 सेकंड तक ऐसे कुछ हमें एंगुलर एक्सेलरेशन दे, हाँ, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है. देखो हमें चाहिए टाइम, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे इनिशियली एट रेस्ट पर, इसलिए टाइम बस ओमेगा चाहिए. ओमेगा के लिए काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, कैलकुलेट कर दो. ओके, चलो लिख दो, कंप्लीट कर दो इतना.